हेलो स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। कुछ क्वेश्चन लेकर के मैं आपके लिए आया हूँ, जो आपके आईएमयू के प्रीवियस ईयर के और कुछ स्पॉन्सरशिप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे दे रखा है, यहाँ पर दिया है अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 3:10⁻³ kg एंड charge 6×10⁻⁻6 coulomb enter in an electric field of 7 volt per meter, then its kinetic energy after 1 meter। तो यहां से अब अगर बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि V इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से अगर बात करते हैं, आपने पढ़ रखा होगा कि यहां से W इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं Q इंटू वी। ठीक, और V को डेल्टा V इक्वल टू एक फार्मूला पढ़ रखा होगा E इंटू डेल्टा आर, ये पढ़ रखा होगा। तो वैल्यू पुटअप करते हैं तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा Q, और यहां से पुटअप किया तो E इंटू डी कर दिया। तो यहां से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q दे रखा है आपको कितना, ये दे रखा है। तो यहां से आएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 आ गया, और आपका E कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, और आपका ये दे रखा है कितना, 1 दे रखा है। यहां से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहां से 42:10⁻⁻6 जूल। तो अब यहां से 4.2:10⁻⁻5 भी तो लिख सकते हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, दे रखा है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर व्हिच सेपरेशन इज L इज। तो यहां से आपका क्या दे रखा है कि भैया आपसे पूछ रखा है यहां पर द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां से अगर बात करते हैं E डिवाइडेड बाई बी की बात कर रहा है, और डाइपोल है कोई, डाइपोल की अगर बात करें तो आपके इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। तो इसके मिड पॉइंट पे पूछा है उसने, मिड पॉइंट पे। तो यहां पर अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलती है। अगर यहां पर बात करें पोटेंशियल की वैल्यू आपकी 0 होती है। तो यहां से E डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस, ये दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर आपका पूछा क्या है आपसे, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू पूछ रहा है। तो पोटेंशियल के लिए जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा वो पढ़ रखा होगा V इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो के की वैल्यू 9:10⁻⁻9, और यहां पर अगर बात करते हैं के की वैल्यू, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखा है, क्यू इक्वल टू हो जाएगा यहां से Z इंटू ई, ये हो जाएगा। तो यहां से अगर बात करते हैं 50, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और आपको रेडियस कितनी दे रखा है, 9 से 9 को काट दिया। ठीक है, अब यहां से अगर बात करते हैं, ये तो आपका कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा। तो 80 इस टू 10⁻⁻, माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। तो 8:2 यहां से अगर बात करते हैं किसमें दे रखा, अच्छा अभी ये भी दे रखा था, ध्यान रखिएगा। यहां पर दे रखा है 10⁻⁻15, तो नीचे चल रहा है 10⁻⁻15, तो ऊपर जाएगा तो 80:10⁻⁻5 वो प्लस का 5 बन जाएगा, क्योंकि 15 ऊपर जाकर के 10 के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 माइनस का 15 प्लस का, तो प्लस की आएगी। तो यहां से 8:10 क्या हो जाएगा, 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द कैपेसिटेंस ऑफ अ मेटालिक स्फीयर विल बी 1 माइक्रोफैराडे इफ इट्स रेडियस इज नियरली। अब इसकी रेडियस पूछा है, तो स्फेरिकल अगर मान लेते हैं स्फेयर है और उसके कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो वो आता है
C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज टू R। ये फॉर्मूला जनरली बनता है। तो यहां से R मुझे निकालना है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, C डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या होती है, 9:10⁹ और यहां से 1 माइक्रो फैराडे दे रखा है, तो 1:10 कितना हो जाएगा, -6। माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻6। तो यहां से क्या होगा, 9:10⁻3। तो ये मीटर में आया। तो इसको अगर बात करें तो ये कितना कह सकते हैं, 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर की रेडियस का होना चाहिए, तब जा करके 1 माइक्रो फैराडे का उसका कैपेसिटेंस होगा। इसीलिए स्फेरिकल कैपेसिटर आप लोगों ने नहीं देखा होगा, कंडेंसर जिसको बोलते हैं, वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। इतनी छोटी सी वैल्यू के लिए 9 किलोमीटर रेडियस का बनाना पड़ रहा है। अब आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम। देख लेते हैं, यहां से रेजिस्टेंस दे रखा है आपका, आर दे रखा है 10 ओम, ठीक। अब उसने कहा है इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो समझिएगा, यहां से L2 की वैल्यू हो गई 1.1 L, यही तो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इनिशियल मैंने L1 इक्वल टू L मान रखा था, ये मान रखा, तो 10% का इंक्रीमेंट होगा। तो कहना क्या चाह रहा है यहां से कि L प्लस का L बाई 10%, 10% का मतलब नीचे 10 मल्टीप्लाई L डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, परसेंटेज को चेंज किया। तो यहां से जो वैल्यू आई वो आपकी L कॉमन कर लिया, 1 प्लस का 0.1, तो यहां से हो गई 1.1 इंटू L। तो यहां से अगर बात करें तो आपने L इक्वल टू एन L की बात किया था वहां पर जब डेरिवेशन हुआ था। जब मैं किसी वायर को n टाइम्स लेंथ उसकी इंक्रीज करवा दूं या लेंथ को n टाइम्स करवा दूं, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, n L हो जाएगा। तो यहाँ n की वैल्यू क्या मिल रही है, n इक्वल टू मिल रहा है 1.1। तो अब यहाँ पर लगा सकते हैं, r डैश का फॉर्मूला हुआ करता था n स्क्वायर इज टू r। तो यहाँ से n की वैल्यू 1.1 दे रखा है, का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 1.1 का स्क्वायर 1.21 इज टू 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12.1 आपका ओम के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ से कौन सा आपका अगर बात करते हैं तो ये आंसर 12 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 12 वाला आपका आंसर सही हुआ। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है 5 एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू अ metallic wire conductor, the charge flowing in 1 minute in coulomb will be। कह रखा 1 मिनट में कितना चार्ज फ्लो होगा। तो आपने करंट का फॉर्मूला पढ़ा था, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, यही तो पढ़ा था। तो यहां से अगर बात करते हैं तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से Q I की वैल्यू कितनी दे रखा है 5, और T कितना दे रखा है 1 मिनट। मिनट में नहीं रख सकते हैं, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 सेकंड की वैल्यू, 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकंड, ध्यान रखिएगा 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकंड होती है। तो यहां से कितना आ जाएगा 300 कूलाम। तो आंसर कौन सा आएगा, 300 कूलाम आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट दे रखा है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज V। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R/2 विल V। अब देखिएगा, यहां से अगर बात करते हैं किसी करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, और यहां से आपका I डिवाइडेड बाई R ये रहता है। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, R हो गया, क्योंकि डिस्टेंस और किसकी बात कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। तो यहां से कह सकते हैं V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, V1 ऊपर है तो R1 नीचे रहेगा, ठीक। अब वैल्यू रखते हैं, पहले कितनी दे रखा है, B दे रखा है, ठीक है, B दे रखा है, मुझे क्या निकालना है, B2 निकालना है। तो यहां से आपका R2 की वैल्यू कितनी दे रखा है, R/2 दे रखा है, और पहले कितना दिया था, R दिया था, तो R से R कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से अगर बात करते हैं V डिवाइडेड बाई B2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तो B2 इक्वल टू क्या हो गया, 2B हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 2B आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ।
नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is fired perpendicular to a uniform magnetic field of induction v angular velocity of the पार्टिकल ए। तो आपको एंगुलर वेलोसिटी यहां से निकालना है। तो अगर मैं किसी एक पार्टिकल को यूनिफॉर्म एक मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा हूं, फायर कर रहा हूं, तो उसका मोशन जो हो जाएगा वो जनरली सर्कुलर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां से अगर बात करते हैं, जब सर्कुलर मोशन होता है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स आता है और एक लेंथ फोर्स आता है। तो यहां से क्यू वी वी, एक फार्मूला आप लोगों ने फोर्स का ये पढ़ा होगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, mv² डिवाइडेड बाई r की। तो एंगुलर वेलोसिटी यहां से पूछा है। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ये होता है। वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो q v की जगह आपने क्या पुटअप किया, ओमेगा इंटू आर, और यहां से b हो गया, ठीक है। और यहां पर m, और यहां पर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये आया, ठीक है। यहां से अगर बात करें q ओमेगा और r इंटू वी, ये निकल करके आया। उधर क्या आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर और r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। एक r ने एक r को काटा, इधर वाले r ने पूरे r को काट दिया, एक ओमेगा ने एक ओमेगा को काट दिया। तो अब बचा क्या, देखिएगा यहां पर बचा है q और b, और उधर क्या बचा है, m इंटू ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू वी डिवाइडेड बाई एम, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो किस में दे रखा है, वी क्यू डिवाइडेड बाई एम, आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक। नेक्स्ट दे रखा है, द जियोमेट्रिक लेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट इज 24 सेंटीमीटर, द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ दिस बार मैग्नेट इज। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहां से अगर बात करते हैं मैग्नेटिक लेंथ, तो एल एम इक्वल टू होता है 5/6 एल जी, जियोमेट्रिक लेंथ, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला होता है। तो एल एम मैग्नेटिक लेंथ है, तो 5/6, और ये कितना दे रखा है, जियोमेट्रिक लेंथ आपका 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहां से इसको काटा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 20 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है, Which of the following is the most suitable material for making permanent magnet? तो एकदम से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको याद रखना है स्टील होता है, स्टील, ठीक है। स्टील आप याद रखिएगा। तो इससे क्या सुटेबल होता है, किसके लिए, परमानेंट मैग्नेट के लिए ये मटेरियल सुटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करते हैं, दे रखा है आपको, the magnetic flux link with a coil in Weber is given by the equation phi equal to 5t square plus का 3t plus का 16 the magnitude of induced EMF। तो induced EMF जो होता है, induced EMF वो होता है d phi over dt। तो यहां से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10t प्लस का 3, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां पर आगे दे रखा है द कॉइल इन द 4 सेकेंड, टाइम कितना दे रखा है, 4 सेकेंड। तो EMF यहां से अगर बात करते हैं तो 10 और टाइम 4 प्लस का 3 कितना हो गया, 43। क्योंकि 4 का 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा 40, और 40 प्लस का 3, तो यहां से 43 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करते हैं, 100 millihenry coil carries a current of 1 ampere, energy stored in its magnetic field is। आसान सा एकदम से क्वेश्चन है, U इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो यहां से हाफ L की वैल्यू अगर देखते हैं तो कितना दे रखा है, 100, और मिली के लिए 10⁻³ और यहां से 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। तो यहां से अगर बात करते हैं तो कितना हो गया, ये 50 हो गया। तो यहां से 10⁻³ है, तो यहां से कितना हो जाएगा, 0.05, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हुआ, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें,
नेक्स्ट दे रखा है इन एन एसी सर्किट द आरएमएस वोल्टेज इज इतना, फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड इट्स मीन वैल्यू ऑफ ड्यूरिंग अ पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो यहां से अगर बात करें आप निकाल सकते हैं, अगर मुझे यहां पर आरएमएस वैल्यू पता है तो आई पीक मतलब आई नॉट क्या होता है, आई आर एम एस मल्टीप्लाई √2। तो यहां से अगर बात करते हैं ये वैल्यू दे रखी है, अच्छा ये करंट के लिए लिख दिया, सेम वोल्टेज के लिए होता है, तो वी पीक यहां से हो जाएगा वी आर एम एस मल्टीप्लाई √2। तो यहां से वी आर एम एस कितना दे रखा है 100 √2 दे रखा है, और √2 का और मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो जाएगा 200 वोल्ट, ये आ जाएगा। अब यहां पर अगर बात करते हैं आपका मीन भी निकालना है, तो वी मीन अगर इसकी बात करते हैं तो ये आ जाता है 2v0 डिवाइडेड बाई पाई। तो यहां से 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 200 और डिवाइडेड बाई पाई, पाई का मतलब 1.414, तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 100 कुछ आएगा। तो 127 अगर डिवाइड करते हैं 100 अगर 4, ये अगर मान लेते हैं यहां से कितना होता 2, तो अप्रोक्सीमेट ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये वाला आंसर आपका आएगा, क्योंकि 200 देखना है और 200 देखना है, यही तो देखना है। फिर उसमें 150 दे रखा है 127, तो अप्रोक्सीमेट 127, 150 तो नहीं आएगा, ठीक है 150 नहीं आएगा, 3 से कट रहा है 400, तो अगर मैं सिर्फ काटता 4/3 तो ये भी 1.33 के आसपास जाता, तो 3.14 है, तो उससे तो कम ही आएगा, तो यही होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इंडक्टेंस शुड बी कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई सो दैट अ मैक्सिमम करंट ऑफ इतना फ्लो थ्रू इट। बस आसान है एकदम से। तो यहां से अगर बात करते हैं आपको निकालना है आई बी इक्वल टू क्या क्या होता है आई आर, ये होता है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा I और XL। तो यहां से b कितना दे रखा है 200 दे रखा है, I कितना दे रखा है 0.9 दे रखा है, और यहां से अगर मैं बात करता हूं आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां से बात करूं तो XL की जगह 2πfL हो जाएगा, क्योंकि यहां से XL की वैल्यू कितनी होती है ओमेगा इंटू एल होती है, ओमेगा की जगह 2πf रखा जा सकता है इंटू एल, तो यहां से एल निकालना है, तो 200 डिवाइडेड बाई 0.9 और 2π और f की वैल्यू 50, तो ये आपका एक प्रकार से यहां से निकालेंगे। तो जब सब कुछ कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर आपका कौन सा आएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, find the energy of photon in unit of electron volt of electromagnetic wave of wavelength इतना। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहां से एक फार्मूला पढ़ा होगा डुअल नेचर और या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए E इक्वल टू एच न्यू, ठीक। तो यहां से E इक्वल टू क्या हो जाएगा एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा। H जो ये होता है प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 6.62 × 10⁻³ होती है, ठीक है। अब यहां से अगर बात करते हैं C लाइट की स्पीड 3 × 10⁸, और आपका दे रखा है लेमडा 40, ये आएगा आपका जूल में। मुझे किस में निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसी वैल्यू को जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहां से जब आप आंसर निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट जो इसका आंसर आएगा, अगर मैं यहां से वैल्यू को ही देखता हूं तो अप्रोक्सीमेट आपका कितना वैल्यू सभी 10⁻8 है ही है, मान लेते हैं 10⁻8 को हटाते हैं, तो यहां से 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 19, और नीचे अगर बात करें तो आपका 64। अगर मैं बात करता हूं तो अगर मैं इसको 20 भी अप्रोक्सीमेट मान लेता हूं, देखिएगा 20 डिवाइडेड बाई 64, तो 4 से काटा तो यहां से कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है, यही तो आएगा। तो 16 3 जा, तो एक प्रकार से 3.16 3 जा,
और ये आपका 1 2, हाँ तो अप्रोक्सीमेट आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, मतलब एक प्रकार से जब कैलकुलेट करेंगे तो यही आपका मिल जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल यही वाला मिल जाएगा, बिल्कुल है, सही है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 4000 एंगस्ट्रॉम, द नंबर ऑफ वेव इज 1 mm लेंथ विल बी। तो नंबर ऑफ वेव निकालनी है। नंबर ऑफ वेव निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है n इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय वेव लेंथ। ठीक है, तो यहां से लेंथ कितनी दे रखा है 1:10⁻³ यही तो दे रखा है, और वेवलेंथ कितनी दे रखा है 4000:10⁻⁻10। तो यहां से अगर बात करते हैं 1/4 × 10⁻³ और 10⁻⁻7, तो यहां से 0.25 ऊपर जा करके 4 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर, और पूछा क्या है लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज, लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो जब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे रखा होता है, इंफिनिटी पे, तो आपकी इमेज बनती है फोकस पे, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट चल करके आता है मिरर की तरफ तो आपकी इमेज भी चल करके आती है मिरर की तरफ। तो एक ही कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा कहां दूरी पर बन सकता है, फोकस पे। ठीक है, तो अब यहां पर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका मतलब कहां सबसे ज्यादा दूर बन सकता है, 10 सेंटीमीटर पर ही तो बन सकता है भाई। जब इनफाइनाइट पे रखी हुई थी तो फोकस पे बनती थी, जैसे जैसे चल करके वो मिरर की तरफ आई ऑब्जेक्ट, वैसे वैसे मिरर भी चल करके, वो इमेज भी चल करके किधर की तरफ आती है, मिरर की तरफ। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा आपका, सबसे ज्यादा दूरी आपकी इसी की रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द एंगल ऑफ अ ग्लास प्रिज्म इज 4.5 डिग्री एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.52 द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो यहां से आप लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे, लैम्डा या म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस का लैम्डा बाई 2 और साइन ए बाई 2। ये कब लगाया जाता है, जब आपका एंगल एक प्रकार से कुछ बड़ा दिया हो, 30 डिग्री 40 डिग्री ये दिए हो, तब ये वाला फार्मूला। जब प्रिज्म एंगल बहुत छोटा दिए हो तो फार्मूला लगा देते हैं मिनिमम डेविएशन का म्यू माइनस का 1 इंटू ए। यहीं से निकला है, आपने साइंस में मतलब एक प्रकार से फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। तो जब यहां से दोनों को रखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, जब डिराइव करेंगे तो यही निकल करके आएगा। ठीक है, तो मुझे लैम्डा निकालना है, इसकी वैल्यू 1.52 दे रखा है माइनस का 1, और ये दे रखा है 4.5। तो यहां से आया 0.52 और यहां से आया 4.5। तो अगर मैं बात करूं यहां से कि 5 भी होता तो 2.5 आंसर आपका एक पूरा से बनता, तो अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है टू वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड 0.3 सेंटीमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर रीच अ पॉइंट इन द सेम फेज, व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है, तो जब सेम फेज में बात कर रहा है इसका मतलब यहां से क्या है, ये और ये बात कर रहा है। ये है एक का एम्पलीट्यूड यहां से 0.2 सेंटीमीटर दिया था और एक का एम्पलीट्यूड दिया था 0.3 सेंटीमीटर। तो जब सेम फेज में होंगे, सेम फेज में, इसका मतलब एम्पलीट्यूड जुड़ जाता है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए क्या करेंगे, A1 प्लस का A2 करेंगे। तो अब यहाँ पर आंसर mm में दे रखे हैं और ये सेंटीमीटर में दे रखा था, तो इनको भी mm में चेंज कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं सेंटीमीटर को mm में, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 mm और प्लस का 2 mm, तो यहां से कितना हो गया आपका 5 mm, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दे रखा है
in young double slit experiment, the source having amplitude 3 ampere and 3a amplitude 3a and a, the ratio of intensity of bright and dark fringes will be। तो यहां से अगर बात करते हैं ब्राइट और डार्क फ्रिंज के लिए मुझे निकालना है, तो आप कह सकते हैं पहली बात तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक। तो जब मुझे ब्राइट और डार्क के लिए निकालना होगा तो आई बी डिवाइडेड बाई आई डी इक्वल टू ए मैक्स डिवाइडेड बाई ए मिनिमम का स्क्वायर, ये रहेगा। तो मैक्सिमम अगर बात करते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 4a डिवाइडेड बाई माइनस करूंगा मिनिमम के लिए तो यहां से 2a, 3a में माइनस a करूंगा तो 2a का स्क्वायर, तो यहां से कितना कटा 2 टाइम्स कटा, तो एक का से 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 1, तो 4:1 आपका आंसर हो जाएगा। तो 4:1 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। मैंने इनको कहां से निकाला है, जो आपके एक प्रकार से स्पॉन्सरशिप के क्वेश्चन हुए हैं वहीं से आपके निकाल करके मैंने ये करवाए हैं। तो थोड़ा सा इन क्वेश्चंस पे आप लोग फोकस करिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो एक आपको एक आइडिया लगता जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।